हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसका जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। आपके बहुत सारे एग्जाम जिसमें टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इस वीडियो के अंदर जो टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जिनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। जो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय था अंग्रेजों के टाइम का, आजादी से पहले, तो उस उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका आंसर है 1773 में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, तो जो सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत की गई थी, ये याद रखने ना कब की गई थी। तो 1773 में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो आजादी से पहले जो हमारा सर्वोच्चतम उच्च न्यायालय था, जो उसकी स्थापना की गई थी वो थी कोलकाता में की गई थी 1774 में। ये वही है जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिस कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो थी कोलकाता। और इसकी स्थापना की कब की गई, कोलकाता की स्थापना की गई थी। कोलकाता जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 1774 में की गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है दिल्ली में जो संघीय न्यायालय है, मतलब जो हमारा फेडरल कोर्ट, उस टाइम जो फेडरल कोर्ट था, तो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई थी। ठीक है, तो जो संघीय न्यायालय था दिल्ली में उसकी जो स्थापना की गई थी वो 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है गाइस, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसका प्रावधान किया गया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो जो दिल्ली में फेडरल कोर्ट है वो अक्टूबर 1973 में स्थापित किया गया। तो अगर ये पूछे किस प्रावधान के तहत की गई थी, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर जो फेडरल कोर्ट है उस कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो अक्टूबर 1973 में। लंदन के जो प्रीवी काउंसिलिंग था, लंदन के प्रीवी काउंसिलिंग में इसके जो फेडरल कोर्ट है उसके डिसीजन के खिलाफ आप वहां पर अपील कर सकते थे, इसलिए एक फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। और ये जो फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट के जो जज थे वो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये जो मैरिज गोयर थे, ये दिल्ली में स्थापित जो फेडरल कोर्ट था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। अब जो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कब अस्तित्व में आया, क्योंकि इससे पहले तो ये फेडरल कोर्ट था। तो ये फेडरल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में कब चेंज हुआ, तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो कब अस्तित्व में आया। ठीक है, वो 8 जनवरी 1950 में, 8 जनवरी 1950 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आया था, मतलब आजादी के बाद। अब जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इससे पहले जो हमने न्यायाधीश की बात कही थी वो फेडरल कोर्ट के थे। अब बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। उनका जो नाम था H.J. कानिया। तो H.J. कानिया ये हमारे चीफ जस्टिस थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे H.J. कानिया। H.J. कानिया जो हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। इनका और एक ये पहले भी ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। ठीक है, तो 6 नवंबर 1951 में इनकी डेथ हो गई थी और पद पर रहते हुए इनकी डेथ हुई थी। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ वो थे H.J. कानिया, और यही हमारे प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे।
और जो एक और बात है एच.जे. कानिया के बारे में, वो ये है कि जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट के अंतिम जो न्यायाधीश थे वो भी यही थे। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश वो भी एच.जे. कानिया थे। स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश जो थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश, वो भी एच.जे. कानिया थे और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अब हमने पहले चीफ जस्टिस की तो बात कर ली। अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो शरद अरविंद। ठीक है, शरद अरविंद ये जो हमारे अभी जो है करंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, वर्तमान में जो हमारे चीफ मिनिस्टर है सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है शरद अरविंद। ये जो पद इन्होंने कब पद धारण किया? 8 नवंबर 2019 में इन्होंने पद धारण किया और ये जो है 47 ये हमारे 47वें, ठीक है, या 47वें जो है हमारे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। तो याद रख लेना वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद। और ये कब इन्होंने पद धारण किया? 18 नवंबर 2019 में इन्होंने पद धारण किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अनुच्छेद 124 में क्या उल्लेख है? ठीक है, यह अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। उसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है और ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो कुल मिला के कितने होंगे? 8। ठीक है, तो 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होंगे। ये किसमें लिखा है? हमारे अनुच्छेद 124 में उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब जो 10 है वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक फैक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 7। पर जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, इसमें वृद्धि की जा सकती है। तो ये कैसे की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। संविधान में 7 थे, ठीक है, पर इनके जो अन्य न्यायाधीश है उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। कि कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकती है कानून बनाकर। ठीक है, तो संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तब बात करते हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या, जो कुल जजों की संख्या वो है 32, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 31 अदर जजेस है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 31 अन्य न्यायाधीश है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कुल 132 है। ठीक है, और ये याद कैसे रखनी है आपको? 1+31। ठीक है, एक चीफ जस्टिस है और जो 31 है वो अदर जजेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी योग्यताओं के बारे में लिखा है। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक वकील रह चुके हो, एडवोकेट रह चुके हो। तो ये जो दो योग्यताएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का जानकार होना चाहिए। इन तीनों क्वालिटी, ठीक है, या फिर 5 वर्ष का न्यायाधीश, या फिर 10 साल की वकालत करने वाला सुप्रीम हाई कोर्ट में, या फिर कानून की नज़र में जानकार, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, उस व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, या उनकी योग्यताएं वो रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पहली महिला न्यायाधीश है वो 1989 में बनी थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, ये पहली न्यायाधीश थी। पर ये याद रख लेना, अभी तक कोई महिला
मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई महिला इस पद पर ग्रहण नहीं हुई है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसमें जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। कब बनी थी वो? 1989 में जो है वो न्यायाधीश बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी। ठीक है, तो याद रख लेना, पहली जो थी न्यायाधीश वो फातिमा बीवी थी और अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन। ये जो वाद है ये किससे संबंधित है? तो ये जो एसपी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत संघ और एसपी गुप्ता के बीच में जो ये वाद हुआ था ये किस से संबंधित था? तो ये जजेस ट्रांसफॉर्मेशन केस था, जो जजेस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता था उससे संबंधित था। ये इसका जो डिसीजन आया था वो 1981 में आया था। इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रख लेना, फर्स्ट जजेस केस कौन सा है? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक क्या था इसका? जजेस ऑफ ट्रांसफर केस। कब था ये? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां संविधान संशोधन के तहत कौन से नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए थे? तो जो 99वें संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत 124 ए, बी और सी जो है ये संविधान में जोड़े गए थे, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश है अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति होता है, वो मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को जो है शपथ दिलाता है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाता है अनुच्छेद 124 के अनुसार। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं फिर वो परंपरा के अनुसार वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। जो सभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सभी न्यायाधीश होते हैं वो शपथ किस चीज की लेते हैं? ठीक है, तो किसकी शपथ लेते हैं? तो जो सभी न्यायाधीश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो किस चीज की शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, इस चीज की जो है सभी न्यायाधीश शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संविधान का जो अनुच्छेद 348 है वो किस चीज से संबंधित है, किस चीज का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाही होगी वो सारी इंग्लिश, ठीक है, मतलब अंग्रेजी भाषा में होगी। तो कौन सी भाषा में सुप्रीम कोर्ट का सारा काम होगा? सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 348 में लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 130 में क्या वर्णन है, या अनुच्छेद 130 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा और उसका मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति अनुमोदन पर इसकी पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, तो ये लिखा है हमारे संविधान में 130 के अनुसार। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 130 में लिखा है कि जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है वो, ठीक है, और वो कहाँ है? दिल्ली में। बट अगर कभी जरूरत पड़े तो इसकी पीठ अन्य जगहों पर भी स्थापित की जा सकती है। किसके? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन पे। अगर राष्ट्रपति अनुमोदन करता है तो इसकी पीठ अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, पर इसकी मुख्य जो पीठ है, इसकी पीठ अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है, मतलब इसकी कार्यवाही कहीं और भी की जा सकती है, अनिवार्य होने पर और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस निधि से वेतन दिया जाता है? मतलब जो किस निधि से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे वेतन दिया जाता है? तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है।
और इनका जो वेतन होता है ये भारित व्यय होता है। इसका मतलब इसके विषय पर संसद पे चर्चा तो की जा सकती है पर मतदान नहीं किया जा सकता। तो याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संविधान की किस निधि से वेतन दिया जाता है? तो ये संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का उनकी जो वेतन है, वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब पद पर रहते हुए उनके वेतन को कम नहीं कर सकते, किसी भी आधार पर उनका वेतन काटा नहीं जा सकता। तो पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार से उनके वेतन में हानि नहीं की जा सकती या हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो संविधान है, जो संचित निधि है, संचित निधि से उन्हें वेतन दिया जाता है जो कि भारित व्यय होता है। भारित व्यय इसका मतलब इस पे जो संसद है, संसद में चर्चा तो की जा सकती है पर मतदान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होता है तो उस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? तो अनुच्छेद 71 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? अनुच्छेद 71 में ये लिखा उसके अनुसार जो इसका अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस विवाद की सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। अनुच्छेद 132 के तहत किन किन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? ठीक है, तो पहला अपीलीय अधिकारिता, मतलब अगर अपील की जाए तो इन मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। आपराधिक, दीवानी, संविधान की व्याख्या आदि मामले, जैसे कोई अपराधी है वो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, संविधान की किसी व्याख्या का मामला है तो इन सारे मामलों पे अगर अपील की जाए या राष्ट्रपति बोले तो इन मामलों की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। या ऐसे मामले भी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है जो हाई कोर्ट के खिलाफ हो। ऐसे मामले जो हाई कोर्ट के खिलाफ है उनकी जो सुनवाई करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसी जो अनुच्छेद 131 है, 131 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल अधिकारिता दे रखे, जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ऐसे मामले कौन कौन से? जैसे भारत सरकार बनाम भारत राज्य, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी चीज को लेकर विवाद होता है तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है तो उसकी जो सुनवाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और दो या दो से अधिक राज्य उनके बीच में अगर किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उस विवाद की भी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे हैं अधिकार जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं अनुच्छेद 131 में जिनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 137 के अनुसार जो संविधान है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो जो 137 अनुच्छेद है उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अपने निर्णय दिया है कोई, उसी के निर्णय पर वो दोबारा समीक्षा कर सकता है। अगर उस निर्णय से संबंधित उसे कोई नए तथ्य, नए सबूत, नए गवाह मिले हैं, ठीक है, तो उस पर वो दोबारा समीक्षा कर सकता है अपने ही निर्णय पर। इसका एक एग्जाम्पल है केशवानंद भारती वाद। ये जो हुआ था इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय की समीक्षा की थी, मतलब अपने सुनाए गए निर्णय का पुनः निर्णय की समीक्षा की थी। तो समय समय पर अगर उन्हें लगता है कि उनके निर्णय की पुनः समीक्षा करने की जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के अनुसार अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ होता है? न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब कोई भी कानून
जो संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या मतलब है? ऐसा कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जा सकती है। तब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 26, न्यायिक अवमानना अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1971 में। न्यायिक अवमानना, इसका मतलब है जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसके निर्णय की पालना की जानी चाहिए। मतलब जो भी उसने निर्णय दिया है उस निर्णय को अप्लाई भी किया जाना चाहिए। अगर वो ऐसा देखता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया उस निर्णय की अवमानना हो रही है, मतलब उसे नहीं माना जा रहा, तो उसको सजा दी जा सकती है, या फिर जो पद अधिकारी है उसे पद से हटाया भी जा सकता है। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम कब बना था? 1971 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके निर्णय की पालना करनी होगी। अगर इसके तहत पालना नहीं की तो संविधान में न्यायिक अवमानना अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। अगर कोई पद पर न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कोई निर्णय दिया है, उसकी पालना न करने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, संविधान की पीठ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो जो संविधान की पीठ है उसका अनुच्छेद 145 में किया गया है। और इसमें कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और इसमें जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो विषम संख्या में होते हैं और नंबर में होते हैं, ताकि इनका जो क्या कहते हैं निर्णय लिया जा सके। ऐसा ना हो कि टाई हो जाए, ठीक है, इसकी सभी का निर्णय बराबर हो। तो इसलिए हमेशा जो है इनके जो न्यायाधीशों की संख्या 5, 7, 9 ऐसी होती है, क्योंकि ताकि जो डिसीजन है वो बराबर पे आकर ना रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक की जो सबसे बड़ी पीठ है संविधान की, जो संविधान पीठ है, वो किस विवाद से संबंधित है? तो वह है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में था। इसमें 13 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ का गठन किया गया था। तो कितने न्यायाधीश थे? 13। किस वाद से संबंधित थी? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 का जो 4 में 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में? याद रख लेना 124(4).